जी तो स्टूडेंट्स कॉपी पेंसिल रेडी करें। हम सीखने जा रहे हैं फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज आफ्टर एन इलास्टिक कुलियन। इलास्टिक कुलियन के बाद उनकी v1 प्राइम और v2 प्राइम की इक्वेशंस बनाने जा रहे हैं। वैसे तो ये इक्वेशंस बड़ी लेंथी हैं, बच्चों को याद करने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम इसको एक खास पैटर्न से सीखेंगे। अब जिस पैटर्न से मैं बता रहा हूं, इसी पैटर्न से आप पहले इन दोनों इक्वेशंस को लिखना सीखें, उसके बाद हम इनको ड्राइव करना सीखेंगे। इस तरह से आप v1 प्राइम और v2 प्राइम को कुछ डिस्टेंस पे लिख के इनके अंदर इस तरह से 4 डिनोमिनेटर्स बना लो। इस तरह से आप 4 डिनोमिनेटर्स बनाएं। वीडियो को पॉज करें, फिर मैं आगे आपको गाइड करूं। और चारों डिनोमिनेटर्स में एक ही चीज लिखें। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि m1 प्लस m2 से आपने स्टार्ट करना है, मगर इसके ऊपर इसका रिवर्स यानी m1 माइनस m2 लिखना, और यहां से आपने क्रॉस और इसका रिवर्स यानी m2 माइनस m1 लिखना। फिर आपने इधर v1 पे आ जाना है और v1 के साथ आपने 2m1 लिखना है और यहां से क्रॉस 2m2 लिखना है। जब आप इतना कर लें तो जो पैटर्न मैंने आपको बताया है इसको अपने हाथ से छुपा के नीचे दोबारा जुबानी करें। वीडियो को पॉज करके इसे दोबारा जुबानी लिख के देखें कि क्या आपको ये इक्वेशंस लर्न हो गई हैं। अब व्यूअर्स, हम इन इक्वेशंस को ड्राइव करना सीखेंगे। ड्राइव करने के लिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन चाहिए, और वो इक्वेशन जो हमने प्रूव की थी पिछले लेक्चर में, स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन, ये हो गई थी ना प्रूफ। ये हो गया लॉ। इसके बाद हम इक्वेशन लिखेंगे स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। अब क्योंकि हम v1 प्राइम और v2 प्राइम फाइंड करना चाहते हैं, तो हम इसमें प्रीवियस ग्रेड वाला, प्रीवियस क्लास वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करें। एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करें, y की वैल्यू निकाल, y की वैल्यू दूसरी में पुट करके x की वैल्यू निकाल। तो यही मेथड हम यहाँ पे यूज करें। तो अगर मैं पहले v1 प्राइम फाइंड करना चाहता हूँ तो मुझे v2 प्राइम की वैल्यू निकालनी होगी और इक्वेशन 1 में पुट करनी होगी। तो पहली हेडिंग यही बनाते हैं, v1 प्राइम हम फाइंड करना चाहते हैं। तो आपने गौर किया, मैंने इक्वेशन नंबर 2 में ये जो माइनस v1 प्राइम था इसे लेफ्ट साइड पे लिखा और प्लस कर दिया। v2 प्राइम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। आपने गौर किया, मैंने यहां पे v2 प्राइम की जगह ब्रैकेट लगा दी और उसमें ये सारी वैल्यूज प्लेस कर रहा हूं। अब ये m1 इन तीनों से मल्टीप्लाई हो। अब हम जो फाइंड करना चाहते हैं v1 प्राइम ये दो जगह पे है, इसे कॉमन लेना होगा। और ये जो बाकी टर्म्स हैं इन्हें लेफ्ट साइड पे लाना होगा। जब हम ये m2 v2 लेफ्ट साइड पे लाएंगे, ये प्लस हो जाए, तो इसका एक रिलेटिव इधर पहले से मौजूद है, m2 v2 प्लस m2 v2, ये क्या बन जाएगा 2m2 v2, m2 v2 m2 v2 2m2 v2, राइट। और इसी तरह ये जो m2 v1 है ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा।
अब इन दोनों में से V1 कॉमन लिया जा सकता है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि लास्ट स्टेप में, क्योंकि V1 प्राइम फाइंड करना है, तो ये M1 प्लस M2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके दोनों को डिवाइड करें। तो अब आप दोनों इक्वेशंस को मैच करके देखें, जो अभी आपने लर्न की है इक्वेशन, क्या वो यही है? चेक करें V1 प्राइम M1 माइनस M2, ओके, ये तो 100% सेम इक्वेशन प्रूव हो गई। अब हमें यहीं से पहले V1 प्राइम की वैल्यू निकालनी, उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो फाइनली हमारे पास इसी तरह V2 प्राइम की इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। आप गौर करें, मैंने इक्वेशन को रीअरेंज कैसे किया। माइनस V1 प्राइम इधर आके प्लस हुआ, और ये दोनों उधर जाके अपने साइन चेंज कर बैठे, प्लस V1 माइनस हो गया और माइनस V2 प्लस हो। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर। आपने गौर किया, मैंने दोबारा लॉ लिखा, लेकिन V1 प्राइम की जगह पे ये मुकम्मल ब्रैकेट यहां पे पुट कर। अब अगेन हमें इन तीनों से मल्टीप्लाई करना होगा। पहले M1 को, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इस तरह ये ब्रैकेट एक्सपेंड हो गई। अब जो हमें रिक्वायर्ड है वो तो V2 प्राइम है, ये दो जगह पे है। यस, अगेन हम इसे कॉमन लेंगे। अब आप अगेन गौर करें, ये माइनस M1 V1 इधर भी मौजूद है। यस, ये ऊपर वाली इक्वेशन की तरह 2M1 V1 हो जाएगा, और सेम, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है चीजें। ये M1 V2 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। अगले स्टेप में ये आके डिवाइड कर जाएगा। और इन दोनों में से V2 कॉमन भी लिया जाएगा। और अब आप चेक कर सकते हैं कि ये वही इक्वेशन है जो हम पहले से डेवलप कर चुके हैं। 2M1 V1, M1 प्लस M2, M2 माइनस M1, दैट्स क्लियर, इट्स ओके, 100% क्लियर। अब हम सीखेंगे ये जो इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं या डेवलप की हैं, इनका इस्तेमाल, एप्लीकेशन। इसके 4 केसेस हैं, चारों केसेस MCQs में भी आ सकते हैं, अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। चारों कंबाइन कर दें तो लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, एंटी टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट MCQs हैं इनमें। तो ये इसका मतलब है ये चारों केसेस हर लिहाज से इंपॉर्टेंट। और ये वाली जो डेरिवेशन है जो अभी हमने मुकम्मल की है, ये लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में भी आ चुकी है। केस 1 में इमेजिन करें कि जिन दो मैसेज के कुलियन का जिक्र है वो दोनों मैसेज इक्वल है। इक्वल मीन M1 और M2 की वैल्यू सेम है, तो इनको एक सेम वैल्यू दे दे, M वैल्यू दे दी हमने इनको। अब हमने ये जो दोनों इक्वेशंस ड्राइव की ये इस कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करनी। आप किसी हद तक पिछले लेक्चर में ये पॉइंट अप्लाई कर चुके हो। आप याद करो, एक बॉडी की मास वेलोसिटी थी 100 और वो जाके जिससे टकरा रही थी उसकी वेलोसिटी थी 80, लेकिन कुलिजन के बाद क्या हुआ, 100 वाले की 80 हो गई और 80 वाले की, यानी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई।
इसकी इनिशियल उसकी फाइनल बन गई, उसकी इनिशियल इसकी फाइनल बन गई। ये चीज अब हमने यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव कर दी। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की जा रही है। m1 m2 दोनों की जगह पे mm लिखा जाएगा, नीचे भी mm लिखा जाएगा, साथ में ये v1 लिख दिया मैंने। अगले स्टेप पे m2 की जगह पे 2m लिखा है, यानी तमाम m1 और m2 को रिप्लेस कर दिया m से, क्योंकि मैसेज ही इक्वल है दोनों की। अब m माइनस m क्या होगा बच्चों? भाई ये m माइनस m तो जीरो हो जाएगा, जीरो जिससे मल्टीप्लाई करे उसे कोई भी डिवाइड करे जीरो ही रहेगा। अब m प्लस m 2m हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस इक्वेशन को पढ़ना कैसे? v2 80 थी, v1 100 थी, v2 80 थी इनिशियल वेलोसिटी, वो किसके पास चली गई? v1 के पास, पहले बॉडी के पास। सेकंड बॉडी की वेलोसिटी किसके पास चली गई? फर्स्ट बॉडी के पास। यहां यूं कह ले कि सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी बन। ओके हो गया? अब देखते हैं कि क्या फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी सेकंड को मिलती है। इसके लिए ये वाली इक्वेशन अप्लाई करनी होगी। तो आप देख रहे हो अब सेकंड टर्म में m माइनस m ने जीरो कर दिया सारा कुछ। m माइनस m की वजह से ये सारा जीरो हो गया। यहां पे फिर 2m और 2m आपस में, तो ये देखा फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी बनी। दिस इज द केस 1। अब हमें सीखना है केस 2, सेकंड केस। तो सेकंड केस ऐसे है, अगेन दोनों मैसेज इक्वल हैं लेकिन सेकंड बॉडी रेस्ट पे। तो इमेजिन करें कि एक स्नूकर टेबल है, व्हाइट बॉल जाके एक रेड बॉल को हिट कर रही है जबकि रेड बॉल रेस्ट पे है। तो होगा क्या? व्हाइट बॉल जाके अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी रेड बॉल को ट्रांसफर कर देगी, रेड बॉल आगे मूव कर जाएगी और व्हाइट बॉल उसकी जगह रुक जाएगी। या यूं कह लें कि रेड बॉल की जीरो काइनेटिक एनर्जी व्हाइट को मिल जाएगी और व्हाइट की सारी काइनेटिक एनर्जी रेड को मिल जाएगी। गॉट दैट? इसको हम इक्वेशन की मदद से प्रूव करें। इंटरचेंज ही हो रही है, अगेन मैसेज इक्वल है और हमने दोनों मैसेज को m की इक्वल। यही इक्वेशंस दोबारा अप्लाई होंगे बेटे। पहले v1 प्राइम इक्वेशन अप्लाई होगी। अब इस इक्वेशन में एक चेंज आएगा, क्योंकि v2 जीरो होगा तो ये सारा पोर्शन जीरो हो जाएगा, v2 जीरो होगा तो ये सारा पोर्शन भी जीरो हो जाएगा। तो आपने देखा मैंने इन m1 m2 की जगह पे m लिख दिया, मगर v2 के जीरो ने सारे पोर्शन को क्या कर दिया? जीरो कर दिया। अब m माइनस m अगेन क्या होता है? जीरो होता है। इसका मतलब है कि फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। अब सेकंड बॉल की बात कर लेते हैं। 2 m1 को m से रिप्लेस किया और डिनोमिनेटर में m प्लस m, और क्योंकि सेकंड बॉडी रेस्ट पे है तो v2 जीरो हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि फर्स्ट बॉल यानी व्हाइट बॉल की सारी वेलोसिटी किसको मिल जाएगी? सेकंड बॉल को, और वो आगे मूव कर जाएगी, फर्स्ट बॉल रुक जाएगी।
तो उसमें अगर व्हाइट बॉल रेड को हिट करते हैं, व्हाइट बॉल उसके बाद फिर छोटे हिट रहती है तो। हाँ वो आप जो कह रहे हो वो 2 डायमेंशन है कि ये रेड बॉल है, यहाँ से व्हाइट बॉल आई और इधर कॉर्नर पे हिट करके व्हाइट बॉल खुद इधर चली गई, रेड इधर चली गई। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एक लाइन में मोशन है, यानी ये व्हाइट बॉल ने जाना है और सीधा सेंटर में रेड बॉल को हिट करना। इसे कहते हैं इलास्टिकुलियन इन 1 डायमेंशन। तो फिर वो होगा कि व्हाइट बॉल सेंटर में रुक जाएगी और सारी काइनेटिक एनर्जी रेड बॉल को ट्रांसफर करके आगे मूव। केस 1 में हमने स्टडी किया कि 2 मैसेज थी, दोनों सेम थी, सेम डायरेक्शन में जा रही थी और उनका कोलिजन हो गया, उन्होंने अपनी स्पीड्स को इंटरचेंज कर। सेकंड केस में हमने देखा कि अगेन 2 मैसेज हैं लेकिन सेकंड बॉडी रेस्ट पे। तो जब फर्स्ट बॉडी ने उसको जाके हिट किया तो उसने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी सेकंड बॉडी को ट्रांसफर कर दी और फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी सेकंड बॉडी लेके आगे चल गया। फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, वो रुक गया। यही था कॉन्सेप्ट। अब तीसरा केस ये है कि इमेजिन करें कि एक बहुत छोटा बॉडी एक बहुत बड़े बॉडी को जाके हिट कर। इमेजिन करें कि उनकी मैसेज का इतना डिफरेंस है कि पहले बॉडी की मैस ना होने के बराबर है और दूसरे बॉडी की मैस बहुत ज्यादा। तो क्या इमेजिन करते हैं कि आप फर्स्ट बॉडी जाके अगर सेकंड बॉडी से टकराएगा तो सेकंड बॉडी को कोई फर्क पड़ेगा? मेरा तो ख्याल है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड बॉडी जो है वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। हाँ, फर्स्ट बॉडी जो है वो कोलाइड करके वापिस आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं रिबाउंड होना, बाउंस बैक भी कह सकते हो आप। हमारा तीसरा केस यही है। सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। बहुत ही छोटा मैस, बहुत ही बड़ा मैस और सेकंड बॉडी रेस्ट पे भी। फर्स्ट बॉडी v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर तो m1 सिर्फ छोटा होता तो हम इस तरह लिख देते कि m1 इज स्मॉलर देन m2, लेकिन इस बात का मतलब यह है कि m1 इज वेरी वेरी स्मॉलर देन m2, सो दैट यानी इतना छोटा इसे कहते हैं ऑलमोस्ट जीरो। तो जब हम फाइनल वेलोसिटीज की इक्वेशंस सॉल्व करेंगे तो उनमें m1 भी आता है m2 भी आता है। वो इक्वेशंस रिकॉल कर लें, जहां जहां m1 होगा वहां पे हम 0 पुट कर देंगे और जहां जहां m2 होगा वो मौजूद रहेगा और v2 की वैल्यू भी 0 पुट की जाएगी। इस इक्वेशंस याद हैं बच्चों को? v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2। मेरा ख्याल है ये इक्वेशंस यहाँ पे सारे रेफरेंस के लिए एक बार लिख लेते। अब ऊपर वाली इक्वेशन हम यूज करना चाह रहे हैं, तो आप जान गए हमने m1 को 0 से रिप्लेस कर, डिनोमिनेटर में भी m1 को 0 से रिप्लेस कर दिया और क्योंकि v2 की वैल्यू 0 है तो फिर ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, सेकेंड टर्म पूरी 0 हो जाएगी। बिल्कुल सेकेंड पार्ट में भी ऐसे ही होगा, लेकिन पहले इसको मुकम्मल कर लो। माइनस m2 को प्लस m2 से डिवाइड करने से ये तो कट गया, आंसर आया माइनस v1। इसी इक्वेशन को पढ़ना कैसे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट।
फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction to the initial velocity. Final velocity of the first body यानी इस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के इक्वल है, लेकिन माइनस साइन क्या बता रहा है कि डायरेक्शन में ऑपोजिट है। इसका मतलब है ये टकरा के रिवर्स आ रहे, बाउंस बैक कर। इसी क्वेश्चन के इस्तेमाल की बारी आ गई। m1 को 0 पुट कर दिया गया और क्योंकि v2 0 है तो सेकंड पार्ट भी 0 हो गया। इस 0 ने इस पार्ट को भी 0 कर दिया, तो यहां पे सेकंड बॉडी पहले भी रेस्ट पे था, उसकी फाइनल वेलोसिटी भी रेस्ट पे है, यानी वो 0 पे होगा। तो इस बात को हम समटाइम्स स्टेटमेंट की शक्ल में भी लिख देते होते हैं कि फर्स्ट बॉडी या द लाइटर बॉडी रिबाउंसेस या बाउंसेस बैक। केस 4 इसका उलट कर देते हैं। उसमें एक बहुत हैवी बॉडी किसी एक बहुत लाइट बॉडी से जाके कोलाइड करता है। अब देखते हैं कि लाइट बॉडी जो रेस्ट पे है उसकी स्पीड क्या बनी। अब ये हैवी बॉडी है, इसकी बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। जब ये इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके जाएगा, किसी लाइट बॉडी को टकराएगा। आप इमेजिन करें कोई ट्रेन है, हैवी ट्रेन, उसके रास्ते में कुछ छोटा सा पत्थर आ गया, तो क्या ख्याल है, ट्रेन के पत्थर को टकराने से ट्रेन की काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। हाँ, पत्थर जो रेस्ट पे है जिसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, टकराने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कई गुना बढ़ जाएगी कि ट्रेन ने उसको काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ट्रांसफर कर दी अपनी एनर्जी में से। तो सेकंड केस, पहले डायग्राम। तो ये हैवी बॉडी, वेरी लाइट बॉडी, रेस्ट m1 is very large than m2, v2 is 0 and m2 is almost 0. m2 is almost 0. अब ये वाली इक्वेशंस दोबारा हम इसके ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं। अब हम इस इक्वेशन में m2 को 0 पुट करेंगे और अगेन v2 0 होने की वजह से सेकेंड पार्ट तो है ही 0। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, मीन नो चेंज इन वेलोसिटी। तो सेकंड बॉडी को देखते हैं। अगेन हमने m2 को 0 पुट कर दिया और v2 की वजह से ये सारा पार्ट 0 हो गया। जब आप इसे सॉल्व करोगे, अगले पेज पे चलते हैं। 2m1 v1 over m1, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया कि सेकंड बॉडी की वेलोसिटी, लाइट वाले बॉडी की वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी से भी डबल हो जाएगी। यही वजह है कि ट्रेन से टकरा के उड़ने वाला पत्थर बहुत हाई स्पीड होता है और स्टूडेंट्स, रोड पे चलती हुई किसी बड़ी गाड़ी के टायर से स्लिप हुआ पत्थर
वो भी बहुत स्पीड अप होता है, वो बड़ा मुहलिक साबित हो सकता है, फटल हो सकता है, तो उसकी क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। पता चला कि लाइट बॉडी की स्पीड हैवी बॉडी से भी डबल हो जाएगी। एग्जाम्पल ये जो लाइट बॉडी का हैवी बॉडी से कोलाइड करना है, मैं स्टूडेंट्स को यूं देता हूं कि ये जो हैवी बॉडी है या जो हैवी बॉल है, आप इमेजिन कर लें कि ये अर्थ है। अब अर्थ को हम अगर टेनिस बॉल हिट करेंगे तो दोनों के मैच का कंपैरिजन क्या है? टेनिस बॉल की मैच अर्थ की मैच के मुकाबले में ना होने के बराबर है। अब टेनिस बॉल के हिट करने से क्या अर्थ की वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा? यकीनन कोई चेंज नहीं आएगा, रादर टेनिस बॉल ही हिट करके वापस आ जाएगी। और अगर ये कुलियन इलास्टिक हुआ तो जितनी वेलोसिटी से, अब यहाँ पे टेनिस बॉल तो इलास्टिक कुलियन की एग्जांपल नहीं हो सकती, हार्ड मार्बल बॉल हो सकती है, तो जितनी वेलोसिटी से मार्बल बॉल जाएगी उतनी ही वेलोसिटी से वो वापस आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं बाउंस बैक होना।